गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एंटरप्राइज अकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की क्लास 11 की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 11 में बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय। ये अपने आप में गणित की एक अलग शाखा है। जैसे गणित में अपन ने सबसे पहले संख्याएं पढ़ी थी तो अंकगणित बोल दिया उसको, फिर एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ा, उसको बीजगणित बोल दिया। साथ ही साथ इनको कैसे जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है या गुणनखंड किए जाते हैं, जो भी है इनको अपन गणितीय संक्रिया बोलते हैं। तो पहले संख्याओं के बारे में पढ़ा और फिर गणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ा। ऐसे ही समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय भी अपने आप में गणितीय एक अलग शाखा है, जिसके अंतर्गत अपन समुच्चयों का संग, सम्मिलन, सारमेल, पूरक इत्यादि संक्रियाएं करते हैं। पिछले वीडियोज में अपन ने समुच्चय के संक्रियाएं पढ़ी थी, तो आज अपन उनको क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिनकी एक सहायता से या जिनसे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन आप बुक में से एक्सरसाइज में से कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो देखिए क्वेश्चन, अब भाई देखिए एक्सरसाइज 1.1 और इसका है पहला ही क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएंगे। तो समुच्चय की परिभाषा से इसका आंसर देंगे अपन। समुच्चय की परिभाषा क्या थी? समान गुणों वाली वस्तुओं का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो इसमें जो सुपरिभाषित शब्द है इसकी बड़ी महत्ता है। सुपरिभाषित मतलब जो भी संग्रह में अपन वस्तुएं या संख्या रखना चाह रहे हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो चाहे अपन लिखें या कोई सा और लिखें, सबको पता है वर्ष के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये होते हैं। अब इसमें से जैसे जो प्रारंभ हो रहे हैं उनको अपन को लिखना है। तो इसका मतलब इस संग्रह की परिभाषा स्पष्ट हो गई कि जिसका भी नाम जैसे प्रारंभ हो रहा है और जो वर्ष का महीना है, केवल ऐसे ही वर्ष के महीने लिखते हैं जो जैसे प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये समुच्चय होगा। कैसा होगा भाई? समुच्चय होगा। औचित्य लिख सकते हैं सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अगला देखें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इसकी कोई परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। मान लो मैं कोई मैथ की किताब लिखता हूँ तो मैं भी अपने दिमाग में यही सोचूंगा कि मैं सबसे अधिक प्रतिभाशाली हूँ, मेरी पुस्तक बहुत अच्छी है। कोई हिंदी का कवि है वो कहेगा वो सबसे अधिक प्रतिभाशाली अपने आप को समझेगा, या वो नहीं समझेगा तो उससे 2-4 पॉइंट होंगे उनके लिए वो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो जाएगा। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली की कोई परिभाषा नहीं होगी। सबसे अधिक प्रतिभाशाली की बजाय ये तरीके से बोलना सबसे अधिक पुस्तकें लिखने वाला या सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाले, इस टाइप से कोई परिभाषित शब्द देता तो सुपरिभाषित हो जाता। सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक होशियार, सबसे अधिक कमजोर, सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक बलवान, इन चीजों की कोई परिभाषा नहीं होती है, ठीक है ना भाई। क्यों? क्योंकि सभी अपने आप में सबसे अधिक सुपीरियर मानते हैं अपने आप को। तो ये संग्रह समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा और औचित्य लिखेंगे सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्लियर? इसकी जगह सबसे अधिक प्रतिभाशाली की जगह ऐसे लिखता सबसे अधिक पुस्तक लिखने वाला या सबसे अधिक उपन्यास लिखने वाला या सबसे अधिक अंग्रेजी में पुस्तक लिखने वाला या धार्मिक पुस्तक लिखने वाला, इस टाइप से, या साइंटिफिक पुस्तक लिखने वाला, तो कुछ बात बनती। लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाशाली की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती। मैं भी सबसे अधिक प्रतिभाशाली हूँ, आप भी सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो, ठीक है ना भाई।
अगला देखें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ की मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई परिभाषा नहीं होती। कारण किसी के लिए सचिन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो किसी के लिए धोनी है, तो किसी के लिए विराट कोहली है, किसी के लिए ब्रायन लारा है, तो कोई किसी को एडम गिलक्रिस्ट को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं होती। इसकी बजाय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला, या वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाला, या सबसे अधिक औसत वाला, इस टाइप से कोई स्पेसिफिकेशन होता तो परिभाषित हो जाता। इस कारण से ये भी केवल संग्रह तो है, लेकिन समुच्चय नहीं है। ये सभी संग्रह में तो आएंगे, लेकिन समुच्चय में नहीं आएंगे। समुच्चय में दो कंडीशन थी, समान गुणों वाली और सुपरिभाषित। समान गुण वाले तो हैं, क्योंकि बैट्समैन है तो समान गुण है, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सुपरिभाषित नहीं रहा। सुपरिभाषित कैसे नहीं रहा? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा ही नहीं होती। कोई कहेगा कि सबसे कम उम्र में खेलना स्टार्ट कर दिया था इसने, ये सर्वश्रेष्ठ है। कोई कहेगा नहीं, उसने तो सबसे तेज सेंचुरी मारी थी, या सबसे ज्यादा 400 मारे थे, या उसने उस मैच में सबसे अच्छा खेला था। तो सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं होती। तो इसको भी क्या लिखेंगे अपन? सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्लियर? अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये बिल्कुल सुपरिभाषित है। आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। अब आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, मान लो आपको नहीं पता, लेकिन उनका स्कूल में कहीं ना कहीं तो नामांकन होगा ही होगा। मान लो अपन स्कूल की बात नहीं करेंगे ना, हमारे विद्यालय की बात थोड़ी आ रही है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनका भी नामांकन होगा। के साथ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के बच्चों का भी संग्रह होगा। अपन को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन है। भाई कौन सी क्लास में? 11th में, चलो आ जाओ संग्रह में। कौन सी में भैया? 11th में आ जाओ संग्रह में। कौन सी में? 10th में नहीं आएगा भाई इसमें। तो कहने का मतलब सुपरिभाषित हो गया क्लास 11th में पढ़ने वाला बच्चा। अब चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, क्लास 11th का है तो आ गया संग्रह में समुच्चय। समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सुपरिभाषित होना चाहिए। तो ये संग्रह समुच्चय की श्रेणी में आएगा, और औचित्य क्या रहेगा? क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगला 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल समुच्चय है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जब समुच्चय है। मैंने लिखा थे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एन से नोट करते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी समुच्चय में आती हैं, तो 100 से कम भी समुच्चय में आएगी। अगला लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल समुच्चय की श्रेणी में आएगा। मुझे नहीं पता प्रेमचंद ने कौन से लिखे, गोदान गवन दो याद है मुझे, लेकिन राइटर तो लिख रहा होगा ना, किताब पे देख लेंगे प्रेमचंद के द्वारा है तो समुच्चय में है शामिल, नहीं है तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब सुपरिभाषित हो गया कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित लिखनी है अपन को। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे सभी समपूर्णांक होती हैं। तो बिल्कुल सुपरिभाषित हो गया कि जिन भी संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा उनको लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल है। जो समुच्चय सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पहचान में आ जाएंगे उनको आप संग्रह बनाएंगे तो वो समुच्चय बन जाएगा। तो इसी कारण से ये समुच्चय है और बाकी के समुच्चय नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें। तो भाई सेकंड क्वेश्चन आपका जी है, उसमें रिक्त स्थान भरने हैं इन चिन्हों के द्वारा। इसको बोलते हैं अवयव है, अवयव है, और ये है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये समुच्चय ये है, तो एक अवयव है, एक का 10 अवयव नहीं है, एक का। इस तरीके से इसको जो चिन्ह है वो अवयव है और इसको अवयव नहीं है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। या तो हम लोग नेक्स्ट अपन का थर्ड क्वेश्चन है
इसको देखें। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट, समुच्चय को लिखने के अपने पास दो रूप होते हैं। मैंने बताया था, एक तो होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो इस तरीके से जिसमें अपन एक नियम के द्वारा संख्याओं को लिखते हैं वो समुच्चय निर्माण रूप होता है, जबकि उस नियम से उसमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं वो अपना समुच्चय निर्माण रूप न होके रोस्टर रूप कहलाता है। अगर अपन समुच्चय के अवयवों को लिखें तो वो रोस्टर रूप हो जाएगा। यदि अवयवों को न लिखकर अपन क्या करें, एक नियम लिख दें जिससे वो सभी अवयव प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो ये सभी समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, इनको मुझे रोस्टर रूप में लिखना है। तो समुच्चय की पहली शर्त ही है कि समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। दूसरी शर्त, प्रत्येक अवयव को पृथक पृथक कॉमा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना भाई? तो जैसे सबसे पहले अपन ने ए लिखा, अब पहले तो इसको पढ़ना सीखो। एक्स, ये दो बिंदुओं को जहां बोलते हैं, एक्स जहां पर एक्स एक पूर्णांक है और एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7, मतलब x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब उस दो शर्तें देखिए, एक तो पूर्णांक है और दूसरा -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो अपन ने पूर्णांक पढ़े हुए हैं, तो उसमें से ऐसे पूर्णांक लिख लो जो -3 से बड़े हैं। तो एक तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, -3 से बड़ी संख्या -4 लिख देते हैं। बेटा ये उल्टा होता है, -1 माइनस में जितनी बड़ी आपको संख्या दिख रही होगी वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे -100 और -1, तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि -100 बड़ी है, लेकिन नहीं, -100 बहुत छोटी है, -1 बड़ी है। माइनस में संख्या जितनी छोटी होती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी। तो -3 से बड़ी -4 में होके -2 होगी। ठीक है भाई? तो सबसे पहले अपन ने -2 लिखा, फिर कॉमा लगाना नहीं भूले, -1 लिखा, फिर कॉमा 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 से छोटी लिखनी है, 7 तक नहीं लिखनी है। ठीक है ना भाई? तो 7 से जस्ट छोटा पूर्णांक 6 होता है, 6 तक ही अपन को लिखना है। अगला देखें, सेकंड, बी बराबर x जमा x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। वी नो दैट प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वे सभी कैसी होती हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना भाई? तो अपन को 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 फिर 4 5 और 6 से छोटी लिखा हुआ है 6 से कम, तो 6 से कम 5 ही होगी। ठीक है ना भाई? ऐसा नहीं कि 6 से कम 5.9 लिख दें, पर 5.9 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला देखें, सी, x जमा x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो 10 से प्रारंभ होती है और 99 से खत्म हो जाती हैं। जैसे 10 हुआ, 11 12 13 14 15, ये सभी 2 अंकों की है, इनको अंक बोलते हैं। तो इनके अंकों का योग 1 आ रहा है, इसके अंकों का योग 2 आ रहा है, इसके अंकों का योग 3 आ रहा है, इसके अंकों का योग 4 आ रहा है, इसके अंकों का योग 5 आ रहा है, इसके अंकों का योग 6 आ रहा है। सॉरी, तो इस तरीके से हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 आ जाए। तो कहने का मतलब ऐसी 2 अंक सोचो, अंक कितने होते हैं अपने पास? 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं वो सब इन अंकों से बनी हुई है। इनको एक बार, दो बार, 3 बार इनसे ही बनी है सारी संख्याएं। तो अब अपन को इनमें से ऐसे दो दो अंक लेने हैं कि जिनको जोड़ने पे 8 आ जाए। तो 0 और 8 को जोड़ने पे आ जाएगा, 1 और 7 को जोड़ने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन संख्याएं बनाएंगे। देखो सबसे पहले 17 आ गई, 1 और 7 ले लिया, फिर 2 और 6 ले लिया, फिर 3 और 5 ले लिया, फिर 4 और 4 ले लिया, फिर 5 और 3 ले लिया, 6 और 2 ले लिया, 7 और 1 ले लिया, 8 और 0 ले लिया। अब 9 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि अंकों का योग 8 ही चाहिए हमको। तो ये सभी संख्याएं मैं लगभग लिख चुका हूँ, लगभग क्या कंप्लीटली लिख चुका हूँ, जो 2 अंक की है और जिनके अंकों का योग 8 आएगा। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th वाला, डी बराबर क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय के अंतर्गत अपन प्रत्येक अवयव को पृथक पृथक कॉमा के द्वारा लिखते हैं। साथ ही साथ कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता। तो जैसे सी आ रहा है, सबसे पहले अपन ने डी लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर आर कॉमा लगा दिया, आई कॉमा लगा दिया, जी कॉमा लगा दिया, ओ कॉमा लगा दिया, एन कॉमा लगा दिया। अब देखो वापस ओ आ रहा है, लेकिन मैं ओ एक बार लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखूंगा। समझ में आ गई ना बात। समुच्चय में कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जा सकता, चाहे वो उस संग्रह में कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ। तो फिर एन के बाद एम लिखेंगे, एम के बाद ई लिखेंगे, ई के बाद देखो टी, ये भी दोबारा आया हुआ है, आर ये भी दोबारा है, फिर वाई लिखेंगे। तो ये अपना ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनता है। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप लोग ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना भाई। यदि कोई डाउट आता है तो आप अकेडमी में फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, कॉलिंग के द्वारा इस वीडियो पे नीचे नंबर भी लिखते हैं अपन, उन पे कॉल करके बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना भाई। जब तक के लिए धन्यवाद।